अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू दी शो। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बयानिए की जीत जो होती है उसकी खुशबू सरहद के अंदर नहीं रहती, वो फिर पूरी दुनिया में फैलती है। और वो ये था कि पाकिस्तान ने जब पूरी दुनिया में जहाँ भी राब्ते किए, एक ही बात कही कि आप इसका जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवाइए, इसका थर्ड पार्टी कोई बैठे और इन्वेस्टिगेट करे और देख ले कि जाफर एक्सप्रेस का मामला भी और पहलगाम भी देख ले। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। दूसरा जो अपडेट है इसमें वो ये है कि DGI-SPR जो है और वज़ीर इत्तलात जो हैं वो ब्रीफ करेंगे तमाम सियासी जमातों को। उसमें जो सियासी कमेटी है तहरीक इंसाफ की, वो तो उसे ज्वाइन नहीं करेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ हर तरह से, एक तो वो जारी बात है इस सारे नैरेटिव के साथ खड़ी है, इस सारी नैरेटिव बिल्डिंग में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया और उन्होंने कहा कि किसी भी जारियत की सूरत में इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और उस वक्त तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जब अभिनंदन एपिसोड हुआ और बड़ा भरपूर जवाब दिया गया उस वक्त। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा, आप जानते हैं कि JD वैंस जो हैं वो इंडिया में मौजूद थे जब ये सारा मामला हुआ, और इंडिया का ये ख्याल था कि ये मामला जो है JD वैंस देखेंगे, वहाँ जाके बता देंगे कि इंडिया बहुत बड़ा मजलूम है और इस नैरेटिव को बाय कर लिया जाएगा। बिहार के इलेक्शन को आप माइनस कर दें, अमेरिका देखेगा ही नहीं कि बिहार में भी कोई इलेक्शन हो रहा है, अमेरिका ये भी नहीं देखेगा कि इनका जाफर एक्सप्रेस से क्या लेना देना है, और वो JD वैंस की बात मान लेंगे। लेकिन दी फॉक्स के साथ बात करते हुए JD वैंस ने बड़ा कहा, बड़े आराम से उन्होंने बात ही खत्म कर दी कि आवर होप हेयर इज दैट इंडिया रिस्पॉन्ड्स टू टेररिस्ट अटैक इन अ वे दैट डज नॉट लीड टू बॉर्डर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। एक तो उन्होंने ये बात कर दी। दूसरा, जो यूरोपीय यूनियन है उसने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा राइजिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर अलार्मिंग, वी अर्ज बोथ साइड्स टू शो रिस्ट्रेंट एंड परस्यू डायलॉग टू ईज द सिचुएशन। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन बात है। दूसरा, जो OIC जो है उसकी जानिब से जो प्रेस रिलीज आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें इसकी पढ़ के भी आपको सुनाऊँ। बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बातें हैं। OIC का जो मुस्तकिल आज़ाद इंसानी हकूक़ कमीशन है उसे IPHRC कहते हैं, IPHRC। उसने भारत और मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इस्लामोफोबिया, नफरत अंगेज़ तकारीर और मुसलमानों पर हमलों में ख़तरनाक इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार उनकी तरफ से किया गया। नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि कमीशन ने हालिया पहलगाम वाक़े का हवाला देते हुए कहा है कि इसके बाद हिंदू इंतहाब पसंदों की जानिब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जैसे उनके अपने रॉ के जो एक्स सरबराह हैं वो भी बता रहे थे। BBC से बात करते हुए उन्होंने बड़ी डिटेल इस पर बात की। तीसरा, उन्होंने कहा कि OIC ने भारत से मुतालबा किया है कि वो इस नफरत अंगेज़ हमलों की आज़ादाना बैनुल-अक़वामी तहकीकात करवाए। OIC भी वही कह रही है जो पाकिस्तान कह रहा है। आप ये इमेजिन कीजिए। कमीशन ने भारत पर यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ माहिदों की खुल्लम खुल्ला वो खिलाफ वर्जी करता है और मकबूजा कश्मीर में इज्तिमाई सज़ा, सियासी कैद और बुनियादी जो आज़ादियाँ हैं उन्हीं पर पाबंदी है। और वो बाकायदा एक डिज़ाइन है जिसके तहत वो चाहते हैं कि कश्मीर में अगर पाकिस्तान की मांग पे कभी भी रेफरेंडम हो तो 35 से मफलूज होने की वजह से, 370 मफलूज होने की वजह से वहाँ की सारी आबादी, डेमोग्राफी, वहाँ सारा कुछ बदल चुका हो और वहाँ कश्मीरी अक्सरियत में ही ना रहे, ताकि इस तरह की वो घनौना कदम जो है वो उठाना चाहता है, जिसके वो कारबंद भी रहा 2019 तक। इस पर कारबंद भी रहा और ये कली खुल के मामला पहलगाम वाले वाक़े में सामने आ गया। एक तो ये सूरत हाल है। तीसरा, रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की बयानिए की जीत जो है वो इंटरनेशनल दुनिया भी उससे सराह रही है और सारे मामला भी हैं इसमें। DGI-SPR भी प्रेस ब्रीफ आज करेंगे, प्रेस ब्रीफ नहीं बल्कि सियासी पार्टियों को, और उसमें अता तारड़ साहब भी होंगे, वज़ीर इत्तलात भी और DGI-SPR भी। अता तारड़ साहब इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात, बहुत शुक्रिया तारड़ साहब कीमती वक्त देने के लिए। सर, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आज जो आप तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को कौमी सलामती के हवाले से ब्रीफ करेंगे, क्या सर उसमें मामला डिस्कस होंगे और कुछ नया क्या उसमें होगा मजीद? सर देखिए, एक तो बैकग्राउंड ब्रीफिंग है। पार्टीज के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, जो मीडिया पे अपनी अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए और ओवरऑल सूरत हाल से आगाह करने के लिए, और ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से जो एक यूनिफाइड आवाज़ गई है पूरी दुनिया में, वो बयानिए की जो जीत रही है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें पाकिस्तानी अवाम का, सोशल मीडिया यूजर्स का, सियासी पार्टियों का, एंकर्स, मीडिया जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेस का, सबका किरदार है जी। तो हम चाहते थे कि पाकिस्तान का मुकदमा बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। तो उसलिए आज मैं और DGI-SPR जो है वो इस पर प्रॉपर ब्रीफिंग देंगे
और कोशिश करेंगे कि हमने कोशिश ये की है कि बयानिए की इस जंग में जी सनसनी से बचा जाए, सेंसेशनलिज्म से बचा जाए और हकायक पर और सच पे मबनी बात की जाए और भरपूर तरीके से की जाए। हमारे में और इंडिया के गोदी मीडिया में यही फर्क है कि वहां पे सेंसेशनलिज्म है, जी सनसनी खेज वो खबरें लेके आते हैं और एक एंटरटेनमेंट की तरफ चले जाते हैं तकरीबन। तो पाकिस्तान ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया है और हकायक को बेनकाब किया है और भारत की जो जंगी अज़ाइम थे उनको खाक में मिलाया अल्हम्दुलिल्लाह, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, नैरेटिव फ्रंट पे भी। तो आज इंशाल्लाह ताला एक अच्छा मैसेज जाएगा और यूनिफाइड आवाज़ जाएगी कि हमारी सियासी पार्टियों के जो रहनुमा हैं वो भी इस बयानिए को आगे लेके चल रहे हैं और भरपूर तरीके से लेके चल रहे हैं। तारड़ साहब, इसमें जो ब्रेक थ्रू मिला पाकिस्तान को इस बयानिए को लेकर, आप उस पर अपना इनपुट दीजिएगा, अपने गवर्नमेंट के अंदर जो बातें हो रही हैं, जो फैसला साजी हो रही है, उस पर रोशनी डालिएगा। लेकिन जो अवाम की हद तक जो लोगों की पल्स है, लोग क्या सोच रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान ने ये कहा कि हम अपने आप को बिल्कुल इंटरनेशनल दुनिया के हवाले करते हैं, इंटरनेशनल दुनिया डिसाइड करे कि आप आइए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जाफर एक्सप्रेस का मामला भी देख लीजिए, पहलगाम का भी देख लीजिए, तो ये बड़ी वजह बना ब्रेक थ्रू की। आपकी अंडरस्टैंडिंग सर क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक तो बहुत जल्द इस पे रिस्पॉन्स दिया कि पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और पाकिस्तान की बात में बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि पाकिस्तान जब भी बात करता है तो पाकिस्तान ये कहता है कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट है। किसी और मुल्क ने 90,000 जानों का नजराना पेश नहीं किया दहशतगर्दी की जंग में। हम एक दीवार हैं और ढाल हैं दहशतगर्दों और बाकी दुनिया के दरमियान। हमारा जब एक शहरी, एक फौजी, एक सिपाही, एक जवान शहीद होता है, वो पाकिस्तान को दिफा करते हुए शहीद हो रहा होता है, मगर वो दुनिया को एक पुरअमन जगह बनाने के लिए भी शहीद होता है। तो दूसरी तरफ भारत का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, सिखों की असैसिनेशन हैं कनाडा में, यूएस में। कलभूषण यादव जो हमने यहाँ बंद किया हुआ नेवल कमांडर, सारों को पता है वो यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहा था। और भारत ने क्या जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पे तशवीश का भी इजहार किया, मजम्मत छोड़ दें, वो एक लफ्ज नहीं बोलते। किसी वाकया, कोई वाकया हो जाए, एक लफ्ज मजम्मत का नहीं आता। तो पाकिस्तान ने तो फिर भी तशवीश का इजहार किया, विक्टिम्स के साथ हमदर्दी का इजहार किया और मास्टर स्ट्रोक था कि जब हमने कहा कि आप इसकी शफाफ और गैर जानेदार तहकीकात करा लें, तो ये भागे में है इससे, क्योंकि इनको पता है कि जो एफआईआर रजिस्टर हुई है पहलगाम वाकये की, वाकये के 10 मिनट बाद पुलिस पहुंची, 1 घंटे बाद जाली वीडियोज आ गई किसी कपल की, और जितने वहां के मामला थे सारे डूबिए। भारत की जो एक मजबूम कोशिश थी और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये उसको मुंह पे आके लगा है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ इनको जारहाना अज़ाइम से देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ बढ़ने वाले हाथों को इंशाल्लाह तोड़ेंगे। हमें अपना दिफा करना आता है, हमने कभी पहल नहीं की, मगर अगर ये इस तरफ आए तो लास्ट टाइम 2 जहाज गिराए थे और फैंटास्टिक टी पिलाई थी, इस दफा फैंटास्टिक मार मारेंगे इनको। ठीक। अच्छा तारड़ साहब, आप रात गए, स्क्रीन पे अपीयर हुए, फिर आपने बताया कि किसी भी जारियत का या किसी भी अहमकाना शरारत का खतरा है उनकी जानिब से। ऐसी क्या इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची थी या ऐसी क्या इंटरसेप्शंस हुई जिससे आप इस नतीजे पे पहुंचे, और क्या ये खतरा अभी तक मौजूद है उसी तरह, या आप समझते हैं कि इसके बादल छट गए चूंकि उन्हें सफारती महाज पे हर तरफ से बैकफुट पे जाना पड़ा? देखिए, मैं ये समझता हूं कि उस वक्त हमारे पास कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद थी। ठीक। और अल्लाह का बड़ा फजल हुआ कि टाइमली हमने उसको इंटरसेप्ट किया। कि देखिए, ये दुनिया में 3 तरह के डिटरेंट्स होते हैं जी। नंबर 1 आपकी कैपेबिलिटी, जो आपकी मिलिट्री। नंबर 2 आपकी रिजॉल्व होता का, और नंबर जो आपकी कम्युनिकेशन है। नेरेटिव वॉर में, कम्युनिकेशन वॉर में पीछे रह जाए और टाइमली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट ना कर सके, उसका भी नुकसान होता है। तो मैं कम्युनिकेट किया और भारत को पसपा होने पे मजबूर किया, मगर वो मकार दुश्मन है, वो एक बदनीयत दुश्मन है। वो इस ताक में रहते हैं कोई ओपनिंग मिले तो हम पाकिस्तान पे कोई ना कोई मिस एडवेंचर करें। तो पैगाम तो यही है कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। आएंगे तो मुंह की खाएंगे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और कई गुना ज्यादा जवाब दिया जाएगा अगर ये पाकिस्तान की तरफ बढ़े तो। ठीक। अच्छा तारड़ साहब, इसमें जो सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ की है, वो अभी तक जो इतलात आई वो शायद उस ब्रीफिंग का हिस्सा नहीं है, तो इसमें कोई आपकी बात हुई, कोई डिस्कशन हुआ, या अपोजिशन को भी साथ लेके चलते? बड़ी ज़बरदस्त यूनिटी चल रही थी हर तरह से लेकर, नैरेटिव को लेकर भी सारे इकट्ठे थे। यहाँ तो किसी ने कोई मुख्तलिफ आवाज़ से बात ही नहीं की, क्योंकि इतनी अवेयरनेस है लोगों में, सारे लोग जानते हैं कि वहाँ के डीप स्टेट जो हैं
वो समझौता एक्सप्रेस भी करते हैं, वो वहां पहलगाम भी करते हैं। तो सियासी कमेटी के साथ सर कोई राब्ता हुआ जी? देखिए, हमने उनको इनविटेशन एक्सटेंड किया है और उनके सरकर्दा रहनुमाओं सबको इनवाइट किया है। जी। तो रात 9 बजे का टाइम है, देखते हैं क्या बनता है। मगर ये पाकिस्तान की बात है, मैं आज पीएमएलएन के तौर पे बात नहीं कर रहा। कोई पीएमएलएन, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जेयूआई नहीं है, एमक्यूएम। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बात है और पाकिस्तानियत की बात है और पाकिस्तान से मुत्तहिद आवाज जाएगी। इस मौके पे ना मैं कोई सियासी बात करूंगा, ना सियासी पॉइंट स्कोरिंग करूंगा, ना किसी सियासी अपॉर्चुनिटी अवेल करूंगा इस मौके पे। ये मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और पाकिस्तान के लिए हमें भरपूर आवाज उठानी है और दुश्मन को पैगाम देना है कि हम मुत्तहिद हैं। बाकी तहरीक इंसाफ का जो लाहेअमल होता है, मैं समझता हूं कि मैं उस पर कॉमेंट, इस वक्त मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए खड़ा और पाकिस्तान की बात कर। अच्छा, दूसरा तारड़ साहब, अक्सर ये होता है कि जैसा पहलगाम में अब तक सरफेस हुआ कि भाई उनका टारगेट सिंतास मुआहदा ही था। आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत क्लासिफाइड है, हुकूमत के पास, स्टेट के पास, आपकी इंफॉर्मेशन भी यही है जो सरफेस हो चुकी है, या इसके बरक्स भी कुछ ऐसा है जो सरफेस होना बाकी है, जो बड़ा घिनौना और मजमूम मकासद होते हैं बहुत सारे मुल्कों के, कि अपनी डीप स्टेट्स इस तरह के वाक़यात करवा के दूसरों पे डाल के फिर गोल कोई अचीव किया जाता है? तो गोल सिंतास मुआहदे वाले मामला थे या कुछ और गोल भी है? देखिए, खित्ते में जारियत जो है और पाकिस्तान की तरफ ये एक जारहाना जंगी एक जुनून सर पे सवार करना, बिल्कुल सिंतास मुआहदा पानी एक इशू रहा है और सिंतास मुआहदे की उन्होंने कई बार वायलेशन की है, खिलाफ वर्जी की है। वो बिल्कुल एक मकसद था, मगर एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तान की एक मिसाली मुआशी जो रिकवरी हुई है और मुआशी इस्लाहात, 1 साल के अंदर खित्ते में सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, रेमिटेंसेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाहर से आ रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी इन हालात में भी 700 मिलियन डॉलर की आईटी अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, आईटी में इन्वेस्टमेंट्स की कमिटमेंट्स आई हैं। तो भारत को यह भी बड़ी फिक्र थी कि ये पाकिस्तान तो बहुत आगे जा रहा है, पाकिस्तान तो टेक ऑफ कर रहा है, तो इसकी तरक्की के सफर को रोका जाए। तो जहां पानी निशाना है वहां पे पाकिस्तान की मौशी तरक्की भी बुचर ऑफ गुजरात मोदी को हजम नहीं हो रही। अच्छा, ये आप देखिए, वहाँ वहाँ के जो साबिक वज़ीर आला चरणजीत हैं, उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक का सबूत मांगा है बीजेपी से। उन्हें कहा है कि मोदी सरकार से कहा है कि हमें आप बालाकोट, बाकी साहब तो छोड़िए, बालाकोट में आपने क्लेम किया था जी कि हमने इंसर्जेंसी की है, कोई एयर स्ट्राइक की है, तो आप हमें कोई सबूत दें। और वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जो है वो गुत्थम गुत्था लोग हो रहे हैं। तो इस तरह के मामलात में आप क्या समझते हैं कि ये वो चीज़ें बनी जिससे वो किसी भी अहमकाना मामले से दूर रहा, अब तक मामला ठीक रहे, या आप कुछ और वजह इसके बरक्स समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने जो सफारती महाज पे नैरेटिव डोमेन में जंग लड़ी है और दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि बताओ कहाँ है सबूत पाकिस्तान के खिलाफ, और नैरेटिव डोमेन में आपको पता है कल हमने इनको घर में घुस के मारा है। ये हमारे यूट्यूब अकाउंट बंद कर थे हमारे साफियों के, जर्नलिस्ट के, हमने इनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अपना मिली नगमा चलाया है पाक फौज का। तो देखिए, हमारी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, अल्लाह का शुक्र है, उस रब का करम है कि नैरेटिव में, डिप्लोमेटिक डोमेन में हम बहुत इनसे आगे रहे हैं और इनको जवाब नहीं मिला पेशकदमी का, और यही वजह है कि इनके अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं। इन्होंने एक अपने डीजी इंटेलिजेंस को सैक किया, उसको काला पानी भिजवाया, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ को सैक किया, और इनके सीएम जो हैं सूबों के, मुख्तलिफ एकेडमिया के लोग, इंटेलिजेंसिया के लोग, ऑपोजिशन जर्नलिस्ट, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और वो अपनी रियासत से सवाल कर रहे हैं कि इस मिस एडवेंचर की क्या ज़रूरत थी। अच्छा तारड़ साहब, ईरान ने भी ऑफर किया था कि आपके हमारे और गुड ऑफिसेज हैं, बैड ऑफिसेज हैं, दोनों तरफ गुड ऑफिसेज को इस्तेमाल करते हुए हम निगोशिएट करते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ईरान ने कहा, सऊदी अरेबिया भी कह रहा है, रशिया की जानिब से भी इसी तरह की बातें हैं, अमेरिका भी यही चाह रहा है। तो इतना ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर होने के साथ साथ आप समझते हैं कि किसी स्टेज पे जाके कोई डिस्कशन हो सकती है, या कोई ऐसी डिस्कशन जिसका आगाज़ हो जो फ्रूटफुल हो, और इस तरह की जारियत और इस तरह के मामला से खित्ते को नॉर्मलाइज भी ताकि किया जा सके? दुनिया के ममालिक को जाहिरी बात है तशवीश है इस पूरी सूरत हाल पे। हम राब्ते में हैं, आज भी प्राइम मिनिस्टर की बात हुई मलेशियन प्राइम मिनिस्टर से, वो कई सफरा को मिल चुके, सऊदी अरब, यूएई, चाइना, तुर्किया, कुवैत, कतर के अमीर से फ़ोन पे बात हुई, वज़ीर ख़ारजा की मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से बात हुई है। तो हमारी इंगेजमेंट जो चल रही है दुनिया के ममालिक के साथ, हम अपना मुकदमा भी रख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की है, पाकिस्तान अग्रेसर नहीं है, प्रोवोकेटर नहीं है।
इसके बावजूद भारत पे एक जंगी जुनून सवार है, तो हम बड़ा मजबूती से अपना मुकदमा दुनिया के ममालिक के सामने पेश करें। मार्को रूबियो से जो पीएम साहब की बात हुई, तो तमाम दुनिया के ममालिक के सामने हमने पाकिस्तान का केस रखा है कि पाकिस्तान के जारहाना अजायम नहीं हैं, मगर अगर पाकिस्तान की तरफ पेशकदमी हुई तो पाकिस्तान उसको रोकना जानता है और माजी में भी रोका है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मुकदमा बड़ा स्ट्रांग है, जो दुनिया के ममालिक उसको समझ भी रहे हैं और हम उनके सामने ये पूरा मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ भी रहे हैं। तारड़ साहब, जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये है कि 35 से मअतल होने के बाद, 370 मफलूज होने के बाद, वहाँ उन्होंने जो मामलात किए थे उसमें कश्मीरियों का कारोबार छीना जा रहा था, वहाँ लोगों को सेटल किया जा रहा था, लाखों डोमिसाइल वहाँ इंजेक्ट किए गए, फिर लोगों को, बाहर के लोगों को वोट देने का हक दिया गया, फिर जाली पपेट जो थे वो वहाँ आकर बैठ गए गवर्नमेंट करने के लिए। वही लोग जिन्होंने 370 एब्रोगेट करने में मोदी का साथ दिया था। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि कल कलां को और अगर इसी तरह टाइम गुजरता जाता है तो कश्मीर में कश्मीरी अक्सरियत में नहीं रहेंगे, ये इंडिया का प्लान है। जब वो कश्मीरी अक्सरियत में ना रखने वाले प्लान पे पूरा उतरेगा तो वो दुनिया को कहेगा कि हमारे साथ आप रेफरेंडम कर लें और पाकिस्तान की जो मांग है उसके मुताबिक रेफरेंडम कर लें, तो उधर कौन कहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि वो सारा चेंज वहाँ ला चुके होंगे और वहाँ वो लोगों को जबर का निशाना भी बना रहे हैं, रियासती जबर का और तशद्दुद का लोग वहाँ शहीद हो रहे हैं। इन सारे मामलात को रियासत हुकूमत इस वक्त कैसे देख रही है और इंटरनेशनल दुनिया को कैसे बता रही है? कश्मीर हमारी शहरग है, मेक नो मिस्टेक, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान कश्मीरियों की पॉलिटिकल, मॉरल, डिप्लोमेटिक, सफारती, सियासी, अखलाकी सपोर्ट जारी रखेगा। और पाकिस्तान इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक नॉन मुस्तकिल जो है, वो नॉन परमानेंट रुकन है जी। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से अपना मुकदमा लड़ेगा कश्मीर का। और कश्मीरियों को, जो निहत्ते कश्मीरियों को इस वक्त मजालिम उन पर ढाए जा रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, उनके घर बुलडोज किए जा रहे हैं, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनकी किलिंग्स की जा रही हैं, खवातीन बच्चों को जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, ये पाकिस्तान इसको बड़ी तशवीश की नजर से देख रहा है। इस मामले को हर फोरम पे हम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। कश्मीर कॉज जो है हमारे लिए बहुत अहम है और भारत जो बहाना बना रहा है ये इतने आराम से नहीं होगा कि पूरी कश्मीरी पॉपुलेशन को यहां से डिस्प्लेस कर दे, ये मुमकिन ही नहीं है। तो भारत यहां पे भी नाकाम होगा और कश्मीरियों का जो हक है खुद इरादियत का, जो अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस के जरिए उसको उनको मिला है और ये करारदादें अब मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, उसकी इंप्लीमेंटेशन पे हम अभी भी जोर दे रहे हैं और पूरी दुनिया में इनका मुकदमा लड़े और लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा डिटेल्ड बता रहे थे और उन्होंने बड़ा खुल के बताया कि भाई मैं यहाँ नून लीग का स्पोक्समैन इस वक्त नहीं हूँ, सारा पाकिस्तान है और JUIF हो, PTI हो, सारे लोग। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम 9 बजे तक का टाइम है जो ब्रीफ किया जाना है, DGI SPR साहब ने भी करना है, वज़ीर इत्तलात ने भी करना है, तो उन्होंने कहा 9 बजे तक का टाइम है और उस पर काम हो रहा है। शायद कोई उसमें ब्रेक थ्रू भी मिले। जो सियासी कमेटी की जानिब से तहरीक इंसाफ की बाइकआउट किया गया इस मीटिंग का, उसको लेकर ये बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दिफाई तजियाकार, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, जनरल रिटायर्ड हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम साहब होंगे। उनसे बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, उनसे पूछते हैं सूरत हाल। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। बड़े रेलिवेंट गेस्ट हैं जी हमारे साथ, दिफाई तजियाकार भी हैं, सेनेटर भी हैं, जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मैं सर जानना ये चाह रहा हूँ कि इन सारे हालात में आप अभी क्या फोर्स ही कर रहे हैं? जो इनिशियल था उसमें तो जंग का ख़तरा बताया जाता था, जंग के ख़तरे से पहले ये बताया जाता था कि शायद वो कोई ऐसी अहमकाना हरकत करें, लेकिन इंटरनेशनल दुनिया जो है वो कह रही है कि एक लम्हे के लिए भी 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, हम तो इनको किसी लम्हे भी अकेला नहीं छोड़ सकते कि कोई ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मामला हो जाए। दूसरा ये तो चले और बहस है ना कि इंटरनेशनल दुनिया में इंडिया के मामलात की कोई सुनवाई नहीं हुई और बहुत बुरे तरीके से उनका जितना भी सफारती मामला था उसे मुंह की खानी पड़ी है। अभी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपका सर वसी तजर्बा है, क्या आप सिचुएशन को रीड कर पाए आप तक? सर देखें, एक चाइनीज मुफक्कर, एक जनरल सुन त्जू, उसकी किताब है आर्ट ऑफ वार। जी सर। उसके अंदर उसने ये लिखा है कि जो बड़े मुदब्बिर हैं ना, जो जनरल्स हैं या जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो दे अंडरस्टैंड के जंगें जो हैं, वार्स जीती जा सकती हैं विदाउट फाइटिंग बैटल्स।
क्योंकि जंग के हक में कोई नहीं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो जंगों से कुछ चीज़ हासिल नहीं होती ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इंडिया के अंदर अभी बड़े ओहदे पे छोटे लोग हैं, उनकी सोच भी महदूद है, तो ये जंग का तबल बजा दिया और ये ना सोचते हुए कि आगे मुकाबला किसके साथ है। ये सच्ची बात है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो लोग ये शोर कर रहे हैं कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं जी, और इसका नतीजा सिर्फ साउथ एशिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए डिवास्टेटिंग हो सकता है। तो इसलिए मेरी तो अभी तक रीडिंग ये है कि ये जंग वाली बात तो एक फार क्राई है, लेकिन इंडिया की जो हेट्रेड है और ये मोदी की मौजूदगी में और आरएसएस की मौजूदगी और हिंद अथवा की मौजूदगी में, चूंकि इनका एम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना कम है, इनके पॉलिटिकल जो अज़ाइम है अपने कुर्सियां मजबूत करने के लिए, तो वो और ये इनकी हमदर्दी हिंदुस्तानी अवाम से भी नहीं, आई कैन अश्योर यू, बिकॉज अदरवाइज आपकी अगर इकानमी बेटर हो रही है तो उसको और बेटर इस तरह करेंगे कि आप जंग लगाएंगे तो आप खंडरात बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जंग का कोई चांस नहीं है। एट बेस्ट ये ज्यादा से ज्यादा कहीं कश्मीर में आगे पीछे किसी टेकरी पे फिर कोई ये करके फेस सेविंग के लिए वो करेंगे। हमारा देखें, जंग करने के लिए मेरे भाई एक काज ऑफ वार होनी चाहिए, एक कन्विक्शन होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर काज ऑफ वार है, हमारे ऊपर अगर मुसल्लत हो तो हमारी नजरियाती हमारी एक सोच है, हम समझते हैं हमारी माओ बहनों की इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान को आज़ाद रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ का और मुस्लिम्स का क्या हाल हो रहा है इंडिया में। तो हमारे पास तो फर्म काज ऑफ वार है जो विल टू फाइट क्रिएट करती है, तो दैट इज़ वाई पूरी कौम इकट्ठी है। तो मेरे ख्याल में इससे दांत खट्टे हुए हैं इंडिया के, जो बहुत बड़ी हजीमत है, और आई डोंट थिंक सो कि वो ऑल आउट वार का किसी तरीके से अभी तक खतरा है, अनलेस ही मेक्स अ बिग ब्लंडर लाइक हिटलर स्टार्टेड एंड देन फाइनली यू सॉ व्हाट वाज द अंजाम। ठीक। अच्छा जनरल साहब, आप अभी फरमा रहे थे कि कश्मीरियों को राइट दें, उनका हक दें। पहलगाम वाक़े से एक दिन पहले तक 370 बोतल था, 35 एम बोतल था, फिर वो वहाँ इस तरीके से चेंज ला रहे हैं जो अब तो खैर नहीं मुमकिन रहेगा, लेकिन वहाँ बाहर के लोगों को वोट का हक दिया, बाहर के लोगों को कारोबार का हक दिया, बाहर के लोगों को वहाँ ला के आबाद किया और वहाँ कहा कि आप शादियाँ कीजिए। वहाँ के जो लोकल्स थे उनसे बिजनेस छीने गए, वहाँ के जितने भी लोकल्स थे जो कश्मीरी हैं उन्हें उठा उठा के जेलों में डाला गया, बच्चे उनके जवान जो हैं उन्हें शहीद किया गया। और दिल्ली से लेकर अलीगढ़ तक और जितनी भी रियासतें हैं वहाँ से लोगों को पकड़ते हैं, कश्मीरी ढूंढते हैं, जो मजदूरी करने भी वहाँ गए हैं दीगर रियासतों में, उन्हें शहीद वो कर देते हैं। और तीसरा जो बड़ा प्लान था, जो सबसे बड़ा प्लान था, वो यही था कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी अक्सरियत में मौजूद ही ना हो, तो फिर जब इंटरनेशनल दुनिया के सामने वो बैठें तो वो कहें कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान बात करता है उसके मुताबिक रेफरेंडम करवा लें। तो रेफरेंडम करने वाला वहाँ उस वक्त कौन होगा? वो सारे लोग कहेंगे हम तो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। तो ये बेसिकली डिज़ाइन था सारा। अब इस मामले को आप इस पर क्या रिएक्ट करेंगे, क्या रद्द-ए-अमल है आपका? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 77 सालों में इंडिया ने हर हरबा इस्तेमाल किया। ये तो जो बातें आप कह रहे हैं ना, इनसे ज्यादा सख्त, मसलन ये कि लोगों को जिंदा दरगोर भी किया, लोगों के घरों को तबाह किया, औरतों को रेप किया, विडोज बन गए, बच्चियों की मुंह के ऊपर आंखों में पैलेट गन्स फायर की, लेकिन वो इनके जज्बा जो आज़ादी है और वो जो हक खुदारियत का जो इरादा है उसको बदल नहीं सके। तो अभी और 7 लाख फौज ऊपर रखी। अभी आप देखिए कितने सालों से इनकी आधी फौज जो 13 लाख में से 6.5-7 लाख फौज उधर बंधी हुई है। अगर वो 7 लाख फौज अभी तक मसला हल नहीं कर सकी, तो आप अगर आबादी का रेशो बदलने की कोशिश करेंगे, आप अपने तौर पे जो मर्जी करते रहेंगे, कश्मीर का मसला अपनी जगह के ऊपर कायम दायम है। और उसका सबूत ये 77 साल की इंडिजिनस मूवमेंट है अपने इन कश्मीरियों की, और इनका जज्बा इसार है, और इसके पीछे जो मॉरल सपोर्ट है पाकिस्तान की, जिसको हम हमेशा उसके ऊपर हमें फख्र है। साहब, मैं आपका वसी तजर्बा है, 3 स्टार जनरल के तौर पर आप रिटायर्ड हुए, और वहाँ जब मोदी अपनी फ़ौज को बिठाकर कहते हैं कि आप देख लीजिए क्या करना है, आप बता दीजिए क्या टाइम होना चाहिए पहलगाम का, क्या हम रिटेलिएट कर सकते हैं, तो वहाँ जो ज़राए से खबरें आई या जो डिस्कशन की खबरें रिपोर्ट हुई, वो तो ये बता रही थी कि फ़ौज ने कहा कि भाई उसमें तो कुछ हो नहीं सकता, और 2 खित्ते की बड़ी पावर्स हैं जो एडमी कुव्वतें हैं, तो वो तो आपस में लड़ नहीं सकती। तो प्रोफेशनल फ़ौज होती है किसी भी मुल्क की,
अब इससे मोदी का और वहां की अस्करी क़यादत का सेम पेज पे ना होना भी यहाँ होता है। आप इसे कैसे देखते हैं? वहां क्या मशवरा दिया होगा फौज ने? इसमें जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, उसकी वीकनेस जाहिर करता है। देखें, आप एक असेसमेंट कराते हैं, आपकी एक इंटेलिजेंस के लोग आपको असेस करके बताते हैं, आप ये देखते हैं कि ये जो बात हम इल्जाम लगा रहे हैं, क्या दुनिया इसको बाय करेगी, क्या इसके पास हमारा कोई प्रूफ है, और क्या अगर प्रूफ है तो उसका हल जंगी है, या ये है कि यूनाइटेड नेशन के अदारे हैं और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हम जाएं और बताएं कि ये देखें जी हमारा नेबर है और इसने ये किया है। और पाकिस्तान को या किसी दूसरे मुल्क को यू कैन टेक देम टू टास्क। आफ्टर ऑल इस दुनिया में सब ने रहना है, लेकिन ये कह देना कि आप खुद सोचें क्या करना है और आगे चलें, ये एक वीक जो है चीफ एग्जीक्यूटिव या जो लीडर है उसकी ये आगे। फिर आपको पता है कि मुंह पे खानी पड़ी, क्योंकि उनके सबॉर्डिनेट लीडर्स एयर चीफ ने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन, हम तो 55% एफिशिएंसी पे हैं, मेरे पास तो इतने जहाज नहीं है, हर जो इनका थिएटर है ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न वो अलग अलग मांगता है, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं सेंट्रल में भी मेरे पास थोड़े हैं, इसमें भी मिग 21 है जो चलता फिरता ताबूत है, 2 स्क्वाड्रन उनके हैं, तो इनके पास कोई 31 स्क्वाड्रन है, रिक्वायरमेंट इनकी ऑथराइजेशन को 42 स्क्वाड्रन की है, तो इसकी और उसकी सर्विसबिलिटी स्टेट ठीक नहीं है, पायलट्स की ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं है, 75% इनके जो पायलट्स हैं वो 75% जो इनका ट्रेन स्टाफ है वो अगले 4 साल में रिटायर हो जाएगा। राफेल हो या टॉप क्लास जो ये जहाज हैं, इनके ऊपर लोग उम्रें गुजार देते हैं टू अंडरस्टैंड डिजिटलाइज्ड न्यू मशीन्स को देखने के लिए और तजर्बा हासिल करने के लिए। ये नॉर्मल जो है वो कोई एक जहाज ऐसा नहीं है कि आप उसको उड़ा के तो आप जाए राइड के ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर तो सेंसर्स हैं, रेडार्स हैं, वेपन्स हैं, आपको बहुत सी नाइट विजन डिवाइसेस हैं, उनको समझने ट्रेन करने के लिए और तजर्बा देने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। अच्छा जनरल साहब, वजह है, एक वजह तो सरफेस हुई ना कि भाई सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने के लिए इस तरह की जो है वो साजिश रचाई गई और डीप स्टेट जो है वही इंडिया की और उसने पहलगाम कर दिया। ये तो वो एजेंडा है जो सरफेस हुआ या जिस पे बात हुई इंटरनेशनल दुनिया में, पाकिस्तान में भी बात हुई, इंडिया में भी इस पे बात हुई। आपके नज़दीक आपकी क्या फील है कि इस तरह का डीप स्टेट उन्हें करने की नौबत क्यों आई? क्या कोई और भी एजेंडा इसमें है जो मख्फी है, जो अभी तक रीड नहीं किया जा सका, या आप समझते हैं कि यही था जो पता चल गया? या देखें, इसकी मेन एक वजह तो पुअर और वीक लीडरशिप है, जो फार साइटेड नहीं है, जो शॉर्ट साइटेड है और उसका ध्यान अपने इलेक्शंस पे है, वो जनरल इलेक्शन हो या बिहार के हो या किसी स्टेट के हो। नंबर 2, उसकी शॉर्ट साइटेडनेस ये है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑन वाटर, आप देखें ना कि उसके ऊपर वो देखते हैं कि इसको रोक नहीं सकते, और ही स्टिल थिंग्स के दरियाओं का रुख जो है वो मोड़ देगा तो पता नहीं पानी वो किधर लेके जाएगा, जो इतना ज्यादा पानी बह के नीचे समुद्र तक पहुंचता है। नंबर 2 बात। नंबर 3 जो है कि वो अपनी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक रॉन्ग एयर में आ गए। वो जब वेस्ट उनको प्रॉप करता है अगेंस्ट चाइना कि हम तो तैयार है चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना की इकोनॉमी इनसे 5 गुना बड़ी है और चाइना के ये नजदीक तरीन नहीं आते। उनके जो लेटेस्ट जो J-20 जहाज है और PL-15 मिसाइल्स वगैरह हैं और जो सुपरसोनिक या भी हाइपरसोनिक के उस रेंज में है, उनका मुकाबला अमेरिका से और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर है। ये उनका नाम लेके चीजों को लेते हैं और उनको डिप्लॉय वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारे खिलाफ करते हैं। एंड येट जो है इनके कमांडर कह रहे हैं कि ये जो है ना, वो कहते हैं ना हाई स्कूल के बच्चों का ये ब्रॉड नहीं है, ये कोई ऐसे नॉर्मल जोक नहीं है कि आप एक न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर चढ़ाई करके तो अपने वोटों को सीधा करें और डोमेस्टिक चीप पॉपुलैरिटी के लिए आप मुल्कों की जो सालमियत है उसको स्टेक पे ले जाएं। तो ये वीकनेस ऑफ द लीडरशिप है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि भाई और भी ऐसे मामला बहुत सारे हैं जो सरफेस हो भी सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खलीज ताउन कौंसिल जो है उसने पाकिस्तान और इंडिया से फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा किया है। दूसरा, अमरीकी जो रुकन कांग्रेस है उन्होंने कहा कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता इन दो मुल्कों के दरमियान जो है जंग किसी भी स्टेज पर हो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ़िज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से जो भारतीय एयरलाइंस हैं उनको 200 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान अब तक जो है वो हो चुका है। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
साबिक सफ़ीर जी नगवाना हाशमी साहिबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैम बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ, एक तो DGI SPR भी आज और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी ये ब्रीफ करेंगे, सारे लोग इकट्ठे होकर इकट्ठ होगा, उसमें ब्रीफिंग भी होगी। एक तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि यूनिटी और इकट्ठ के मामला को आप कैसे देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इंडिया के मामलात हैं अभी भी गवर्नमेंट कहती है कि वो कोई भी अहम काना हरकत कर सकते हैं। इंटरनेशनल दुनिया कह रही है कि ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता क्योंकि दोनों स्टेट्स जो हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो इस पे क्या आप अब तक आपकी फाइंडिंग क्या है, आप क्या जज कर पाई हैं, क्या रीड कर पाई हैं जी? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, जहाँ तक यकजहती का और यूनिटी का सवाल है, तो ये तो हमारी कौम का एक बहुत बड़ा असासा है कि जब बात नेशनल सिक्योरिटी पे आ जाती है या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे आ जाती है, और ख़ास तौर पे अगर कोई दबाव इंडिया की तरफ से हो, तो फिर तो हम बिल्कुल पूरी कौम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह इकट्ठी हो जाती है। और वही आपने अब भी देखा कि पूरी कौम, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, या फिर जर्नलिस्ट हो या आम आवाम हो, डिप्लोमेसी हो, सब इस वक्त यकजा हैं। और सब का कॉन्फिडेंस जो है वो इसीलिए पाकिस्तान का इस दफा इतना ज्यादा है कि पूरी कौम एक पेज पे है, और पूरी कौम को इस बात का बहुत मतलब यकीन है, और वो ये एब्सोल्युटली बिलीव करते हैं, और ये हकीकत है कि हमारा इस वाक़े में, पहलगाम वाक़े में बिल्कुल कोई दखल नहीं है। और ये मोदी सरकार ने खुद अपनी जो उनकी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये उन्होंने खुद अपने लोगों को मरवाया है और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। और दूसरी बहुत अच्छी बात ये हुई, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान ने मैसेज भेजा जब फॉरेन ऑफिस, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और DGI-SPR ने मिलके वो सारे शवाहिद सामने रखे और पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और जिस तरह हर कोई पाकिस्तान में एक ही बात कर रहा है कि जी आप एक ओपन थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करवाइए, एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाइए, और हम भरपूर आपका साथ देने को तैयार है। हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, हम तो खुद इतना ज्यादा टेररिज्म से अफेक्टेड है। तो आई थिंक जहां तक ये यकजहती का ताल्लुक है, ये बहुत अच्छी बात है। और आज भी जो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसका हमें सबको बड़ी शिद्दत से इंतजार है, आई एम श्योर कि उसमें भी बहुत अहम बातें दुनिया के सामने और कौम के सामने रखी जाएंगी। और आपको पता है कि कल जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट भी है, तो चीजें और वाजे हो जाएंगी। जहां तक आप दूसरे सवाल का ताल्लुक है, आपने 2 सवालात किए जी जी। तो देखिए, मेरी नाकिस राय में तो ये है कि मोदी साहब ने अपने आप को बहुत ज्यादा एक तंग गली में वो ले आए हैं। उनकी मिस जजमेंट जो है वो इंटरनेशनल एपेटाइट की भी गलत हुई, दुनिया किस रुख जा रही है उसकी भी आई थिंक उनकी एवेल्युएशन थोड़ी गलत हुई। अच्छा, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि एक तो वो जो सरफेस हुई है ना बात के, वो सिंताज माहदे को मअतल करना चाहते थे, कुछ इस तरह की बातें, आप क्या समझती हैं कि एग्जैक्ट क्या ऐसा मकसद है? मुमकिन है कई दफ़ा चीज़ें सरफेस लेट होती हैं, आप क्या एस्टिमेट करती हैं कि ये बस यही इनका मकसद था जो नाकाम हो गया? सफारतकारी भी दुनिया भर में नाकाम हो गई, दुनिया भर ने इनका जो झूठा बयानिया था उसे भी तस्लीम करने से इनकार किया, या आप समझती हैं कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सरफेस होना बाकी हैं? देखिए, दिस इज वन ऑफ द थिंकिंग के जी वो शायद इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको होल्ड करना चाह रहे थे और उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा करना चाह रहे थे। बट मेरे नज़दीक ये एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है। मोदी साहब से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी उनका आई थिंक फिर मिस कैलकुलेशन थी कि पाकिस्तान जो है वो अगर जहां इंडस वाटर ट्रीटी की बात आएगी तो शायद हम चुप हो जाएंगे या प्रेशर में आ जाएंगे। ऐसी बात तो नहीं है। पाकिस्तान बहुत ही स्ट्रॉन्ग
लीगल और मॉरल ग्राउंड पे है, ठीक। और इंटरनेशनल लॉ भी इस केस में हमारे साथ है, और हमारे पास बहुत ऑप्शन है टू टेक इट टू वेरियस लेवल्स। आई थिंक इसके साथ साथ मोदी साहब का मेरे नाथिस राय में तो ये है कि हमारा देखें अब वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। बहुत अरसे तक आपने देखा कि जी। अमेरिका का और हमारा थोड़ा बहुत डीप फ्रीज थॉ चल रहा था, लेकिन रिसेंटली तो आपने देखा कि हमारी काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन भी बहुत बड़ी है। उन्होंने अपने सीनियर लेवल डेलीगेट्स भी भेजे हैं, हमारी मिनरल कॉन्फ्रेंस में भी अभी उनका बड़ा डेलीगेशन आया है। और मेरा तो ख्याल है कि वो उनका ये ख्याल था कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो इस वक्त हम यहाँ पे कोई इस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसका मलबा जो है वो पाकिस्तान पे डाल दे, ताकि एक दफा फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और वो सारी दुनिया इसके पीछे पड़ जाए कि जी पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट स्टेट है। लेकिन वो मलबा उनके ऊपर खुद ही गिर गया, क्योंकि दे फॉरगॉट कि दुनिया ने उनका जो भयानक चेहरा है वो ऑलरेडी देख लिया है। ठीक तो है, बहुत शुक्रिया। नगमाना हाशमी जो है वो बड़े डिटेल बता रही थी, और ये भी बता रही थी कि किस तरीके से मोदी जो है वो ट्रैप हुए हैं, और पूरे के पूरे अपना मोराल भी अपना डाउन करवाया, इंटरनेशनल दुनिया में अपना मुंह पे उनके कालिक भी मली गई है, सिर्फ इस वजह से कि एक तो उन्होंने अपनी जनता को ट्रैप किया हुआ है, उनसे झूठ बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरा, DGISPR जो है और वज़ीर इत्तलात जो हैं वो ब्रीफ भी करेंगे, और पोस्ट ब्रीफिंग है बेसिकली पहलगाम के बाद, और उसमें जो सियासी कमेटी है तहरीक इंसाफ की वो ज्वाइन इसे नहीं करेगी, लेकिन सियासी कमेटी कहती है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं हमेशा की तरह, और इंडिया की जारियत का जो है वो मुकाबला करने के लिए हर लम्हा तैयार है। लेकिन क्या ये अच्छा होता है कि गवर्नमेंट उन्हें मनाती, उन्हें साथ लेके चलती, अपोजिशन जमातों का इकट्ठ सारा सामने आता, तो बहुत बड़ी ये बात होती और बड़ा खुशाइंद भी होता, लेकिन ऐसा ना हो सका। आने वाले दिनों में मजीद आपको अपडेट भी रखेंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।